हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टॉपिक। ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी को फॉलो करते हुए दूसरे जो वेरियस एग्जाम है कंट्री में, जैसे डीएसएसबी लाइब्रेरियन या राजस्थान लाइब्रेरियन, एनटीए ड्यू, या आप और भी लाइब्रेरियन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे इसरो का एग्जाम हुआ है या एम्स का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यूजीसी नेट जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछता है उसी क्वेश्चंस को वेरियस जो हमारे देश में जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे या कोई सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छा से करना चाहिए। देखिए, अगर मैं इस पे कोई भी थ्योरेटिकल लेक्चर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं इस पे एमसीक्यूज आपके लिए लाया हूँ ताकि आप यूजीसी नेट में और भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपको समझाना चाहिए इस टर्मिनोलॉजी को और इसको थ्योरेटिकल रूप में जाना चाहिए, तो मैं आपको एमसीक्यूज में ही आपको थ्योरी चीज़ें समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो। और आप ऐप पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द ही मैं यूजीसी नेट के लिए भी कोर्स बना दूंगा आपके लिए और वो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके अलावा एमसीक्यूज का अलग से भी कोर्सेस रहेंगे। जो बच्चा अगर चाहता है कि यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स ना लेके सिर्फ एमसीक्यूज करना चाहता है तो एमसीक्यूज भी कर सकता है। अदरवाइज जो यूजीसी नेट कोर्स ज्वाइन करता है या मैराथन कोर्स केवीएस के लिए ज्वाइन करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर आपके यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, जेकेएसएसबी, एनटीए बिहार और एटॉमिक एनर्जी में जो आई हुई वैकेंसी है, अदर भी लाइब्रेरियन एग्जाम है जैसे आपका राजस्थान में आया हुआ है अभी और एनटीए ड्यू वगैरह, तो ये सब में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो देखिए, जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस डाटा होता है, यानी कि जो भी हमारे पास रॉ डाटा आते हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल बन पाए, एक वो मीनिंग बता सके कुछ, तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे डेटा का मतलब होता है तथ्य। जो भी आपका डेटा होता है, एक तरह से डेटा के बारे में आप अगर नोट करना चाहें पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट कर लीजिए, तो एक तरह से इंडिविजुअल फैक्ट होता है, इंडिविजुअल फैक्ट होता है और इसे फिगर कह सकते हैं, सिग्नल कह सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन की बात आती है तो इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डेटा होता है और यूजफुल डेटा होता है और एक कैलकुलेटेड होता है और मीनिंगफुल होता है। यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी सेंटेंस हो और उसको उस वर्ड को हम अगर लेफ्ट राइट कर दिया जाए तो वो एक मतलब मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल से ही बात करूं, साइंस इधर लिख दूं, फिर लाइब्रेरी लिख दूं और फिर इंफॉर्मेशन लिख दूं और फिर ऑफ लगा दूं, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा साइंस, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन, थोड़ा ये सभी डेटा है। साइंस अपने आप में एक डेटा है, लाइब्रेरी अपने आप में एक डेटा है, इंफॉर्मेशन अपने आप में डेटा है। लेकिन अगर ये इसको हम एक अरेंज कर दें, इसको प्रोसेस कर दें, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अगर एंड भी हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर ऐसे सजा दिया जाए, प्रोसेस कर दिया जाए, तो एक कंप्लीट आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये एक तरह का ब्रांच है, जो कि एक कोर्सेस है, ब्रांच है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। रॉ डेटा जो होता है इसे कच्चा डेटा कहते हैं, मतलब कि विदाउट प्रोसेस डेटा होता है। और इसके साथ एक चीज और आता है नॉलेज, यानी तीन टर्म आते हैं, एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज और एक विजडम आता है। तो जो नॉलेज होता है वो एक तरह के आइडिया होते हैं, विचार होते हैं, लर्निंग होता है, कंसेप्ट होता है, डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो वो सब नॉलेज होता है। जैसे कोई आप अपने फ्रेंड के साथ कोई टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो आप नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जो आपको मीडिया देता है वो इंफॉर्मेशन आपको देता है। कोई भी आप सूचना प्राप्त करते हैं कहीं से भी, जैसे कि टेलीविजन से, तो आप कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि ऐसा होने वाला है, तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, आप कोई चीज़ लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक तरह का वो इन्फॉर्मेशन को भी वेल मैनर में एक तरह से सीखने की कला डेवलप करता है, तो उसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। और विजडम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो आपको मिला
उसका इस्तेमाल करके आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी आपके पास इतना क्षमता डेवलप हो जाता है ताकि आप डिसीजन ले सके किसी भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आप एक्शनेबल हो सके, मतलब आप एक्शन ले सके, उसको हम लोग विजडम कहते हैं। तो ये 4 जो टर्मिनोलॉजी है इसको आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है प्रोसेस डाटा। देखिए अगर ये प्रोसेस डाटा ऑप्शन में ना रहे तो आप ऑर्गेनाइज डेटा में ऑप्शन टिक कर सकते हैं आंसर के रूप में, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस डेटा है, ये सब मतलब कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ड इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूज, यानी इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था? तो 1960 में किया गया था इंफॉर्मेशन शब्द का प्रथम यूज, यानी फर्स्ट टाइम यूज जो किया गया था वो 1960 में किया गया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे, इसलिए मैंने ये आपको वेरियस एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक उठाकर तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस ये सभी, तो ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी सूचना सेवा का आवश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? देखिए इसमें आप जब पढ़ेंगे ऑप्शन में तो आपको लगेगा कि सभी चीजें ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, लेकिन ये समझने वाली है कि इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, जो सूचना सेवा प्रदान की जा रही है वो उसका जो इसेंशियल एस्पेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, आवश्यक दृष्टिकोण में कौन सा चीजें सही होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का संचार। तो देखिए ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि सूचना का संचार यही इसेंशियल एस्पेक्ट्स है किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस का। यानी कोई भी ऐसा जैसे न्यूज चैनल है तो सभी न्यूज चैनल एक तरह का इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका पहला टारगेट यही होता है कि सूचना का संचार कैसे करें, यानी अपना इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करके आप तक पहुंचा दें। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। रिट्रीवल इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाए तो देखिए रिट्रीवल इंफॉर्मेशन सूचना की पुनः प्राप्ति कैसे की जाए इसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो होता है वो एक तरह का एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आपके डेटाबेस में जो है या ऑनलाइन हो या आपके लाइब्रेरी में है उसको कैसे हम दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कैसे हम उसको जब भी हमें आवश्यकता हो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक तरह का सिस्टम है। और आपको पता है रिट्रीवल सिस्टम में आप आजकल मॉडर्न रिट्रीवल सिस्टम में जो भी आप वर्ल्ड लेवल की बात करें तो गूगल, याहू या बिंग सर्च इंजन जो है वो बेस्ट आपका रिट्रीवल सिस्टम है। वहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करके बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे नॉर्मल जो पढ़ना चाहते हैं कोई टॉपिक तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में तो वो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना का संग्रह। तो आप सूचना का संग्रह यानी कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये हुआ आपका कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग इसी लेक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आप इसी लेक्चर को दोबारा आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं और दोबारा 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना टाइम्स आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो एक तरह का रिट्राइवल सिस्टम है, यानी ऐप में ये चीज़ें मौजूद रहेगी और आप जितना टाइम्स देखना चाहें देख सकते हैं। तो हालांकि ये उचित नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, मैं यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को यानी वीडियो लेक्चर को ताकि आप दोबारा देख सकें। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितने भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, जो भी मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सभी आप कलेक्ट करके कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं ताकि बाद में उसको समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड इन्फॉर्मेशन इज कम्स फ्रॉम द, यानी शब्द इन्फॉर्मेशन डैश से आता है। तो ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड आपको याद रखना होगा, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बस कुछ वर्ड होते हैं जो ग्रीक वर्ड होते हैं, फ्रेंच वर्ड होते हैं, रशियन वर्ड होते हैं, उसी तरह इन्फॉर्मेशन एक लैटिन वर्ड है और आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन शुड बी, इन्फॉर्मेशन आपका कैसा होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले तो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि वो बिलीवेबल होना चाहिए, यानी कि उस पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये ट्रू है इन्फॉर्मेशन। दूसरा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो कंप्लीट अगर नहीं है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते आगे एक्शन लेने के लिए। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कंप्लीट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइम, यानी एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी उचित समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और उचित टाइम मतलब कि जितने आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उतना ही मिलना चाहिए,
तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ये फुलफिल करता है इंफॉर्मेशन के लिए, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब कि जैसे कि आपको कोई भी जैसे बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे आप जॉब आया और जॉब आया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि ये जॉब आई हुई है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते अगर उसका डेट खत्म हो जाता है तो इसीलिए डेट खत्म होने से पहले आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, तभी उसे कहा जाएगा वो एक तरह का आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट टाइम पर पहुंच गया आपके पास। लेकिन अगर लेट पहुंचता है तो इन्फॉर्मेशन तो है कि जॉब आई हुई है, लेकिन आप अब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। तो एक तरह का ये आपके लिए अनयूजफुल इंफॉर्मेशन है, यानी कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है ये आपके लिए, वेस्ट है। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो वो आपका टाइम भी जाएगा और उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी को प्रॉपर, बिलीवेबल और कंप्लीट और टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। एग्रीकल्चर में ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मौसम विज्ञान जो है यानी मौसम विभाग है, अगर टाइम से वो नहीं बताता है कि बारिश होने वाला है तो आपका एग्रीकल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है बिलीव, मतलब कि वो सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन बैंक है एक तरह का, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड अ प्रोसेस, यानी किसने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस है। तो ये कहे थे जे मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रंगनाथन के बारे में, आप रंगनाथन जी के बारे में आप जानते हैं बहुत, इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। और आप जानते हैं कि इन्हीं के जन्मदिन पर लाइब्रेरियन डे, तो दो चीजें होती है, एक लाइब्रेरियन डे होती है, लाइब्रेरियन डे याद रखिएगा, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त, और दूसरा होता है 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे। ये दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो और जो लाइब्रेरी वीक मनाते हैं वो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक हम लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है, ताकि देश में लाइब्रेरी के प्रति जागरूकता फैलाया जा सके। तो ये दो चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इनका बर्थडे। और दूसरा चीज आपको पता है, रंगनाथन जी को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन दिया है लाइब्रेरी साइंस में। जैसे आपको पता है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक था 1931 में इन्होंने पब्लिश किया, 1933 में आपको इन्होंने बुक पब्लिश किया था कोलन क्लासिफिकेशन, और 1934 में CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड को इन्होंने बुक के रूप में पब्लिश किया, और ये चीज मेथड दिया था इन्होंने। तो और भी इनके बहुत सारे बुक हैं, हम लोग धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। जब फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे, रंगनाथन जी के बारे में डिस्कस करेंगे MCQs में, तो वहाँ पे सब चीज़ डिटेल में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में इन्होंने पब्लिश किया था, बुक पब्लिश हुआ था लेकिन 1928 में ही ये मीनाक्षी कॉलेज तमिलनाडु में इन्होंने उसके बारे में व्याख्यान में इन्होंने बताया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में, लेकिन बुक में पब्लिश हुआ था 1931 में, और 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन, और 1934 में CCC इन्होंने बुक, जो तीनों बुक है वो पब्लिश ईयर में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इज मेजर्ड ऑफ, यानी जानकारी के संदर्भ में, यहाँ जानकारी बेसिकली मत लिखिएगा, यहाँ पे सही आएगा वर्ड जो होता है सूचना। सूचना के संदर्भ में एंट्रोपी किसका परिमाण है? तो देखिए ये है डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी इन इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोपी होता है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन इंट्रोपी की बात किया जाए तो ये एक तरह का एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो किसी भी इवेंट में पास किया गया हो, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है आउटकम होने की, एक तरह के प्रोबेबिलिटी से इसे डिफाइन किया जाता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है उसकी आउटकम होने की, मतलब कि जो पॉसिबल आउटकम है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसे शैनन ने दिया था। शैनन एक साइंटिस्ट है, जो आप कम्युनिकेशन मॉडल भी उन्होंने दिया था, शैनन फाइनो एक मॉडल आता पढ़ना है तो वो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन अभी के लिए बस याद रखिए कि ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन जो होता है वो इंट्रोपी, कंटेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इज मेजर्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन चैम्बर इज अ स्टडी इन लाइब्रेरी साइंस। तो ब्रेन चैम्बर इज स्टडी इन लाइब्रेरी साइंस, इसका आंसर होगा, यानी कि मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? तो ये बेसिकली इन्वर्स ऑफ नॉलेज में किया जाता है,
और इनवर्स ऑफ नॉलेज का क्या मीनिंग हुआ? इनवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है द टोटली ऑफ नॉलेज दैट हैज सर्वाइव टिल डेट। इसका मतलब हुआ कि अभी तक जितने भी हमारे पास टोटल नॉलेज अभी तक हम लोगों ने एक्वायर किया है वर्ल्ड में, अभी तक वो सभी इनवर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉलेज? तो नॉलेज मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे है ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज रूप में हो तो उसको हम लोग नॉलेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड ए मैनेजेबल लिमिट इज कॉल्ड, यानी कि सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे क्या कहेंगे? यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वो एक तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी सूचना का विस्फोट कहते हैं। देखिए 1990 के बाद जब से इंटरनेट आया तो सूचना का काफ़ी विस्तार हुआ। जो भी किसी भी कंट्री में वो चीज़ें हो रही है, रिसर्च के फील्ड में हो या आर्ट्स के फील्ड में हो या साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट है, वो एक देश से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है। तो एक तरह से अभी हम लोग कहेंगे कि सूचना विस्फोट में है, कि यानी कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे मैगजीन्स, बुक, लिटरेचर इतने ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं कि एक तरह से अभी कहिए तो एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन के समय है। और बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज हो जाना, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से रैपिड इंक्रीज हो जाए उसमें, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो जाए, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बिब्लियोमेट्रिक? तो बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है? तो देखिए बिब्लियोमेट्रिक बेसिकली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। तो आखिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए इसको बेसिकली हम लोग बिब्लियोमेट्रिक को यूज करते हैं एज एस्थेटिकल मेथड, एक तरह का एस्थेटिकल मेथड है। एस्थेटिकल मतलब हुआ मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड है उसका हम लोग यूज करते हैं टू एनालिसिस ऑफ बुक, आर्टिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस, यानी कि जितनी भी बुक, आर्टिकल और दूसरे अदर जो लिटरेचर हैं, चाहे जो भी बुक है, उनको जो भी पब्लिश किया जाता है उसको हम लोग इसके अंतर्गत एनालिसिस करते हैं कि कितना ग्रोथ है, क्या नहीं है। एक और टर्म आता है इसके साथ साथ, बिब्लियोमेट्रिक के साथ साथ, साइट्रोमेट्रिक। साइंट्रोमेट्रिक तो बेसिकली साइंट्रोमेट्रिक और बिब्लियोमेट्रिक में थोड़ा सा अंतर होता है। ये साइंट्रोमेट्रिक है वो बिब्लियोमेट्रिक के अंदर आता है, और साइंट्रोमेट्रिक का मतलब होता है मेजरिंग एंड एनालिसिस ऑफ स्कॉलरली लिटरेचर, यानी जो साइंटिफिक यानी स्कॉलरली लिटरेचर है उनको हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग was introduced in a domain information behavior literature by Senda Ardelez in 1997, where she proposed a conceptual framework of facilitating systematic study of information encountering, identify the three key elements proposed by the Ardelez in her study। यानी कि बेसिकली इसमें दो टर्म आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग का जो कंसेप्ट है इन्होंने 1997 में 1997 में इन्होंने दिया था, उसी के बारे में पूछा गया है कि जो एनकाउंटरिंग इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था इसमें 3 कीज एलिमेंट प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था वो प्रमुख जो अवयव हैं उनको आप बताइए। तो इसमें इन्होंने बेसिकली इस कंसेप्ट में 3 चीज़ें बताई थी। पहला बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर, कि जो भी वो साहित्य के क्षेत्र में सूचना एक तरह से जो भी लेना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, तो जो भी यूजर हैं उनका क्या इंफॉर्मेशन, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है यूजर का, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये भी करेक्ट है। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, यानी सूचना परिवेश की विशेषताएं क्या है, ये भी करेक्ट है। यानी कि 1, 2, 3 करेक्ट है। फोर्थ जो है एनकाउंटरिंग इंफॉर्मेशन, ये गलत है। जैसे आप इनका देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग, तो ये टर्म दिखेगा एनकाउंटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन इन्होंने जो 3 की एलिमेंट जो इन्होंने बताया था इसमें इन्होंने फोर्थ के बारे में जिक्र नहीं किया है, ये सिर्फ 3 इसी के बारे में जिक्र किया है। तो इसका ऑप्शन ए 1, 2 और 3 यानी 1, 2, 3 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन सा में ऑप्शन है ये। तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, 4, 4, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन द एक्टिविटी वाया इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड फॉर्मुलेशन एंड कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। यानी निम्नलिखित में सूचना की मांग करने वाले किस व्यवहार मॉडल में क्रियाकलापों नामतः प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण, प्रस्तुत की व्याख्या की जाती है। तो एलिस जो मॉडल है, एलिस मॉडल ऑप्शन नंबर बी, तो एलिस मॉडल करेक्ट आंसर होगा। एलिस मॉडल जब आप पढ़िएगा, देखिए ये चारों मॉडल आप गूगल पे सर्च करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि चारों मॉडल से क्वेश्चन पूछते हैं। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि चारों पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूं, लेकिन अभी ये जानिए कि एलिस मॉडल बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुलथाऊ मॉडल है या एलिस मॉडल है, विल्सन मॉडल है या क्रिकलस मॉडल है, इस मॉडल में क्या क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये मॉडल कब आया था, बस आपको इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे एलिस मॉडल में आपको बताया गया है कि जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल है एक तरह का ये, तो इन्होंने दिया है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि इनिशिएशन यानी हमें आरंभ करना होगा, फिर हमें चयन करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, फिर एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज करनी होगी, फॉर्मुलेशन यानी कि हमें सूत्रीकरण करना होगा, कलेक्शन करना होगा यानी संग्रह करना होगा, फिर हमें प्रेजेंटेशन देना होगा। तो बेसिकली ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन पैडिंग। यानी निम्नलिखित में सूचना भरण इंफॉर्मेशन पैडिंग का सटीक उदाहरण क्या है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन पैडिंग, ये बहुत बड़ा आपको ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे बहुत बड़ा, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो बस आपको इंफॉर्मेशन पैडिंग के बारे में अगर आपको पता है तो ये आराम से आप ऑप्शन छाड़ सकते हैं और आप करेक्ट ऑप्शन जो है उसको पता कर सकते हैं। तो देखिए इंफॉर्मेशन पैडिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके पास, जो भी आपने पाठ लेखा, जो भी आपने काम किया हुआ है, उसमें कुछ ऐसी सूचना हम और एक्स्ट्रा ऐड कर दें, यानी उसमें डाल दें, जिससे उसका और विस्तार हो सके और सटीक विस्तार हो सके, यानी कि वो उचित विस्तार हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बड़ा करना है इन्फॉर्मेशन को, नहीं, एक इन्फॉर्मेशन है जो अच्छा है, लेकिन और अगर हम उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दें जिससे वो सूचना और अच्छा और विस्तार रूप धारण कर ले, उसको हम इंफॉर्मेशन पैडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें लिखा होगा किसी भी पाठ या लेखा में आवश्यक अथवा शब्द अथवा सूचना डालकर उसका और अधिक विस्तार करना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज called a study dealing with the information involving collection, analysis and presentation by interpretation of data। तो बेसिकली देखिए कोई भी स्टडिंग में अगर आप डील करते हैं, कलेक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है, एनालिसिस आप करते हैं, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जानकारी जिसमें संग्रह, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत का समावेश हो, उसे हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं। तो ये सीधे दिख रहा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था, कि हम उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, ये सभी चीजें एस्थेटिक्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए असर्शन रीजन है, एन इंफॉर्मेशन लिटरेट generally has a potential to determine the nature and extent of the information needed। यानी कि एक इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन जो होगा, वही जनरली उसमें ये पोटेंशियल होगा कि वो समझ पाए कि इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कितना करना है, या वो समर्थ होगा इसमें कि इंफॉर्मेशन को कितना एक्सटेंड कर सकता है वो। तो ये चीजें करेक्ट है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन होगा वही ये चीजें कर सकता है। तो देखिए सूचना साक्षर में आवश्यक सूचना की प्राकृतिक और सीमा को अवधारित करने का समर्थ होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेट में ये चीजें समर्थ होती है कि उस सूचना को नेचर को बदल भी सके और उसको एक्सटेंड भी कर सके, यानी उसको बढ़ा सके, जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एन इंफॉर्मेशन लिटरेट कैन बी डिफाइन एंड आर्टिकुलेट द नीड बेटर देन इंफॉर्मेशन इन लिटरेट। यानी कहने का मतलब है सूचना साक्षर सूचना निरक्षर की तुलना में आवश्यकता को बेहतर रूप से परिभाषित और मूर्त कर सकता है। बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि एक जो इंफॉर्मेशन लिटरेट होगा वो इंफॉर्मेशन इन लिटरेट के अपेक्षा वो ज़्यादा चीज़ें ये बेटर ढंग से वो निर्णय ले पाएगा कि उसको कैसे चेंजेस करना है या वो उसके लिए कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है,
लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन जो है अलग अलग बात बोल रहा है, इसीलिए कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ए को जो मतलब आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन करता है, अपने आप में इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर में हम लोग देखते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू है। ठीक है, यही पूछा गया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो आपको ट्रू है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आइडेंटिफाई द 3 इंफॉर्मेशन एक्टिविटी प्रेजेंटेड बाय जेम्स क्रिकल्स। मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स आपको धीरे धीरे इसी में आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं इंडिविजुअल सभी मॉडल्स को तो आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो जेम्स क्रिकल्स 1983 एज अ फाउंडेशन ऑफ हिज ISB मॉडल, तो इन्होंने ISB मॉडल दिया था। तो उसमें इन्होंने यही आपको पता करना है कि एक्टिविटी में क्या प्रेजेंट किया था, और उन 3 सूचना गतिविधियों को चिन्हित करें जिसमें जेम्स क्रिकलेस 1983 में अपने ISB मॉडल का आधार माना था। तो ये आपको चीजें बतानी है कि क्या उन्होंने आधार माना था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बिल्कुल इंफॉर्मेशन को गैदरिंग, यानी कहने का मतलब कि इंफॉर्मेशन को कैसे हमें कलेक्शन करना है उसी को गैदरिंग कहा जाता है, एकीकरण करना। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सीकिंग, यानी सूचना को खोजना। और फोर्थ है इंफॉर्मेशन गिविंग, यानी सूचना को प्रदान करना यानी सूचना को देना। तो ये तीनों चीजें सम्मिलित है, यानी A, B एंड D सही है, लेकिन C इनकरेक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो 17 का ऑप्शन होगा A, B, D। आपको ऑप्शन में देखना होगा A, B, D। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। तो देखिए सूचना सुरक्षा के लिए खतरा आपसे पूछा गया है, तो ये एक तरह का आपको एक जनरल माइंड लगाना था। एंटी स्पाईवेयर, यानी एंटी स्पाईवेयर यानी एंटी वायरस जैसे आप अपलोड मतलब कंप्यूटर में आप रखते हैं, जिससे आपका जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो ना हो, आप बच पाए कोई भी अटैकिंग से। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये तो आपको इसमें पूछा गया है क्वेश्चन थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये तो आपको बचाएगा, तो ये तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए पर्सनल फायरवॉल यानी व्यक्तिगत फायरवॉल। तो व्यक्तिगत फायरवॉल की बात करें तो इसमें देखिए व्यक्तिगत अगर फायरवॉल यानी आप व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने सिस्टम का, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए ऑप्शन जो है यानी कि इसका जो ए है ये भी इनकरेक्ट है, तो ए और थर्ड इनकरेक्ट है। अब देखिए कंप्रोमाइज टू IPR, ये चीजें आपको अगर देखिए IPR एक कानून है, अमेरिका में है ये, तो बेसिकली USA में ये कानून है। तो अगर इसमें कंप्रोमाइज किया जाता है, इसमें ढील दी जाती है, तो आपको सुरक्षा थ्रेटन बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेटन बढ़ जाएगी, आपको सुरक्षा खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही है इसके लिए। एक्ट ऑफ एस्पियोनेज यानी एस्पियोनेज का कार्य, ये भी एक तरह का ये थ्रेट पहुंचाया जाता है, सिक्योरिटी खतरा होता है एक तरह का ये। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलियन ऑपरेटर। तो देखिए बुलियन ऑपरेटर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि बुलियन ऑपरेटर क्या कहता है। देखिए बुलियन ऑपरेटर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। इसमें जॉर्ज बुली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सर्किट हैं आजकल कंप्यूटर जो भी IT के सेक्टर में काफी बुलियन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो बेसिकली बुलियन ऑपरेटर जो होता है यूज एज अ कंबाइन एक्सक्लूड कीवर्ड इन अ सर्च रिजल्ट, मतलब कि जो भी सर्च रिजल्ट है, मान लीजिए कि गूगल है, याहू है या बिंग है, कोई भी सर्च इंजन है, उसमें आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो इस सर्च इंजन में, यानी कि एक तरह का ये आपको पता है सर्च इंजन है, इस सर्च इंजन में कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं तो इसको पता है कि किस वर्ड को एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। तो ये आपका बुलियन सर्च ऑपरेटर का हेल्प से बताता है ये। जैसे आपने कोई चीज सर्च किया, जैसे राम, ठीक, सीता, ऐसे आपने सर्च कर लिया, तो गूगल में अगर मान लीजिए राम सीता सिर्फ ये सर्च किया, या आपने गूगल में सर्च किया लाइब्रेरी और साइंस, ठीक, आपने सर्च किया,
तो ये जो गूगल होगा या याहू या बिंग कोई भी सर्च इंजन होगा, ये अपने से बुलियन सर्च ऑपरेटर को ऑपरेट कर देगा, यानी अपने से वो लगा देगा। यहाँ पे जानता है राम और सीता, तो राम एंड सीता, इसका मतलब ये जानेगा कि राम और सीता के बारे में ये जो यूजर है ये जानना चाहता है, तो अपने से एंड ऑपरेटर है ये लगा देगा ये गूगल अपने से ही। तो ये बुलियन सर्च ऑपरेटर जो होता है एंड ऑपरेटर होता है और होता है एंड नॉट होता है। तो ऑल ऑफ दी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अपने तौर पे भी ये लगा देता है, या आपका अगर अपना रिट्राइवल सिस्टम है या अपना सर्च इंजन है उसमें आपको कैसे एंड और नॉट का यूज करना है, ये चीजें अपने सर्च के अकॉर्डिंग ये चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली बुलियन सर्च ऑपरेटर याद रखिएगा एंड और नॉट। बेसिकली एंड जो आप लॉजिक गेट पढ़ेंगे जब, तो इसमें क्या होता है कि दो इनपुट होता है ए बी, जो आउटपुट होता है वाई, ए इंटू बी इसका आउटपुट होता है, और जो गेट होता है ये मैं लॉजिक गेट की बात कर रहा हूँ, इसमें वाई का जो आउटपुट होता है ए प्लस बी होता है, और नॉट जो लॉजिक गेट होता है ए को ये बार कर देता है। यानी हम 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा, 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और जो ऑपरेटर होगा उसमें दोनों जो भी हम सर्च करेंगे उसको दोनों का एडिशन आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है। ये तो लॉजिक गेट हुआ, लेकिन ऑपरेटर के टर्म में क्या होता है, ये आपको लॉजिक गेट नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ऑपरेटर में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा नैरोइंग सर्च है। तो आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, एंड गेट जो होता है ये नैरो योर सर्च, यानी जो भी आप सर्च करेंगे उसको नैरो कर देगा, यानी कि लिख लीजिएगा नैरो योर सर्च, यानी आपके सर्च को नैरो कर देगा। और जो और गेट होता है और ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट टू और मोर सिमिलर कंसेप्ट को। अगर सिमिलर कंसेप्ट है दो या दो से अधिक तो उसको ये कनेक्ट करता है और ऑपरेटर। और नॉट जो होता है ये भी आपको सर्च इंजन सर्च रिजल्ट को नैरोइंग कर देता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से नैरोइंग आपके रिजल्ट को कौन नैरोइंग कर देता है, दूसरा कौन सिमिलर वर्ड को एक साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे सिमिलर वर्ड कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों एक तरह का सिमिलर वर्ड आपको दिखेंगे, दोनों ये पर्यावरण से रिलेटेड टर्म है। तो यहाँ पे अगर आपने सर्च किया तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट अपने आप ऑटोमेटिक और बुलियन ऑपरेटर का यूज करके आपको रिजल्ट शो करेगा। तो आप देखेंगे कि वो आपको क्या देगा रिजल्ट में, या तो इकोलॉजी दे देगा या तो इन्वायरमेंट के बारे में दे देगा। एंड जब करेगा तो राम और या श्याम, या कहें कि इन्वायरमेंट एंड साइंस, तो आपको साइंस और इन्वायरमेंट दोनों को इंक्लूड करके दे देगा एंड ऑपरेटर के तहत। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं और उसके बाद आपको समझ में चीजें आएगी। तो देखिए एंड ऑपरेटर की बात करें तो जैसे आपने एंड ऑपरेटर मैं लेता हूं एंड ऑपरेटर, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ा समझ में आपको अच्छा से आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए आपने कोई चीज सर्च किया स्टॉक मार्केट, एंड ये एंड लगाया आपने, एंड इज अ बुलियन ऑपरेटर, और आपने लगाया ट्रेडिंग। तो आपको क्या क्या रिजल्ट शो हो सकते हैं, तो आपका रिजल्ट जो शो हो सकते हैं वो हो सकता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। तो ये दोनों चीजें आपको रिजल्ट में दे सकता है, या और भी तरह से चीजें दे सकती है, यानी स्टॉक मार्केट नॉलेज इस तरह से आपको दिया जा सकता है। यानी दोनों को ये कंबाइन कर दिया और रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको नैरोइंग कर दिया। यानी ऐसा नहीं किया कि स्टॉक मार्केट को अपने आप में एक विस्तार में दे दिया और ट्रेडिंग का अपने आप में एक विस्तार के रूप में आपको सर्च रिजल्ट शो कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। वो दोनों को कंबाइन करके दोनों को एक साथ दे देगा। लेकिन यहीं पर अगर और ऑपरेटर की बात करें, और ऑपरेटर के ये देखिए आपको कोई पढ़ाता नहीं है, ये सब टॉपिक जो है आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप ऑपरेटर, तो आपको इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा, बस आपको बता देगा कि ये बुलियन ऑपरेटर होता है, बस ये रट लीजिए एंड और नॉट। लेकिन आपको इसका क्या मीनिंग है, हिडन मीनिंग क्या है, गूगल कैसे वर्क करता है, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो अपने लाइब्रेरी के में कोई चीज़ सर्च करने के लिए। अपना आप जब आप लाइब्रेरी में होंगे, एक पावरफुल लाइब्रेरी में,
जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम होगा, कंप्यूटर होंगे, वहाँ पे आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है। क्योंकि देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है मैं आपको बता देता हूँ, अपना एजुकेशन मेरा बीटेक है, एमलिस है, बीलिस है, तो मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका यूजीसी नेट काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन पूछता है, उसमें मैं आपका काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। आपका यूजीसी नेट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोर्सेस और जितने भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, जितना भी थ्योरेटिकल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जितने भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपने उतना कर लिया तो आप सभी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आइदर टर्म जैसे होता है, जैसे क्या होगा कि जैसे इकोलॉजी एंड पॉल्यूशन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इकोलॉजी और लगा दी हमने ऑपरेटर, और हमने ले लिया पॉल्यूशन। तो इसमें दोनों टर्म क्या है कि ये दोनों टर्म क्या है कि सिमिलर हैं, तो इनको ये कनेक्ट करेगा। अगर हमने कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाया तो इनको कनेक्ट कर लेगा। या अगर आपने इकोलॉजी और पॉल्यूशन को सर्च किया तो इसमें आपका रिजल्ट क्या शो होगा, तो देखिए रिजल्ट होगा वर्ल्ड इकोलॉजी। देखिए इसमें आएगा वर्ल्ड इकोलॉजी आ जाएगा, आपका आ जाएगा वर्ल्ड पॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पूरा इस चीज को विस्तार कर रहा है। ये अपने आप में एक इकोलॉजी का अलग पूरा चीज आपको बताने लग जा रहा है। पॉल्यूशन को पूरा वर्ल्ड का लेवल का पॉल्यूशन क्या है, पूरा इंडिया का पॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, उसके बारे में बताने लग जाएगा। तो ये एक तरह से वाइड कर देगा, ये नैरोइंग नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे हम लोगों ने एंड में देखा था कि अगर आप ये सर्च करते हैं स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग, तो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तीनों को एक साथ कंबाइन करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो वो रिजल्ट को क्या करेगा, नैरोइंग कर देगा। लेकिन अगर वो ऐसा कर दे स्टॉक मार्केट अलग या ट्रेडिंग इन इंडिया अलग, तो दोनों अपने आप में एक विस्तार रूप हो गया। तो वो ऐसा नहीं करता एंड ऑपरेटर, लेकिन और ऑपरेटर इसको करता है। लेकिन अगर हमने स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग ना करके स्टॉक मार्केट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कर दें तो इसको विस्तार रूप मिल जाएगा। यानी कि स्टॉक मार्केट इन इंडिया एक आ जाएगा सर्च, या स्टॉक मार्केट अलग आ जाएगा, ट्रेडिंग इन इंडिया या ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक अलग कीवर्ड के तहत कोई चीज आपको मिल जाएंगी। तो ये और जो होता है एक्सपेंड कर देता है, एंड जो होता है नैरोइंग कर देता है, यानी कि उसको सीमित कर देता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है और हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉट। तो नॉट जो ऑपरेटर होता है ये भी एक तरह का एक्सक्लूड, मतलब कि एक तरह से नैरोइंग कर देता है, ये बहुत ज्यादा नैरोइंग कर देता है। जैसे कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट, यानी कि जो भी आप सर्च करेंगे उसको रिजल्ट से ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये आउट कर देगा। यानी समझिए कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं, अगर नॉट ऑपरेटर आपने अप्लाई किया तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसके अलावा सब कुछ बता देगा आपको, लेकिन वो चीज नहीं बताएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के टर्म में समझाता हूं। मान लीजिए आपने सर्च किया इंडियन नॉट सिटी, तो इंडियन नॉट सिटी आपने अगर सर्च किया तो इंडियन नॉट सिटी, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के बारे में आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन इंडियन सिटी के बारे में नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल से आपको रिजल्ट में क्या मिल सकता है, रिजल्ट में मिल सकता है इंडिया चाइना, इंडियन चाइना ट्रेड मिल सकता है, इंडियन कल्चर मिल सकता है, ये सब आपको मिल सकता है। लेकिन आपको कभी भी इंडियन सिटी रिटर्न में नहीं देगा, यानी कि कभी भी आपको इंडियन सिटी नहीं बताएगा, इसके बारे में ये नहीं बताएगा। नॉट ऑपरेटर यही करता है कि एक्सक्लूड कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। जो भी आप सर्च करते हैं उसको वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, वो हटा देगा। उससे रिलेटेड जो टर्म होगा भले वो उसके बारे में बताएगा, लेकिन वो चीजें आपको नहीं बताएगा जो आप सर्च कर रहे हैं। यानी इंडियन नॉट सिटी का मतलब होगा इंडियन सिटी के बारे में नहीं बताएगा। अब इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें होगी बता देगा, लेकिन इंडियन सिटी के बारे में नहीं बताएगा। तो ये हुआ तीनों, यानी एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर के बारे में। देखिए अगर आप इसमें नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश का स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि इस पे एक प्रॉपर नोट्स मिले जिससे मैं एग्जाम में इंग्लिश में एग्जाम देने जाऊं, या आपका थेसिस हो उसमें हेल्प लेना है, तो आप सर्च कीजिएगा गूगल में बुलियन ऑपरेटर ALA, यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये जब आप सर्च कीजिएगा ये कीवर्ड, तो आपको गूगल में जो फर्स्ट टर्म आएगा वो MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, उसने इस टर्मिनोलॉजी पर काफी विस्तार में उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीजें समझाया हुआ है। वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको बस एज ए हेल्प के लिए मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी आई होप। अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुलियन ऑपरेटर पे ही क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये सभी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आने वाले और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये यूजीसी नेट में अभी तक नहीं पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है इसके बाद। बुलियन ऑपरेटर which exclude term so that each search result does not contain any of the term that flow it is, यानी वो बुलियन ऑपरेटर जो शब्द को बहिष्कृत करता है ताकि प्रत्येक खोज परिणाम के बाद आने वाले शब्दों में कोई भी शामिल ना हो, वो है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप सर्च करते हैं उसके बारे में ना बता के सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे, वो होता है नॉट ऑपरेटर। तो हमने बताया था कि नॉट ऑपरेटर में क्या हुआ, जो भी आप सर्च कीजिएगा वो ना बता के दूसरा चीज बता देते। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वो कौन सा बुलियन ऑपरेटर है जो एक्सक्लूड टर्म, जो भी आप सर्च करते हैं उसको एक्सक्लूड कर दे, यानी कि जो भी रिजल्ट आए, आपने जो भी सर्च किया है वो उसके अंदर नहीं हो, तो यही आपका है नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट है बुलियन ऑपरेटर विच कंबाइन सर्च टर्म सो दैट ईच सर्च रिजल्ट कंटेन ऑल ऑफ द टर्म इज, यानी कि जितने भी द पर्पस ऑफ नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर का पर्पस होता है टू एक्सक्लूड द टर्म ऑफ फ्रेज फ्रॉम द सर्च, यानी जो भी आपने सर्च किया है उसको एक्सक्लूड कर दे, उसको बाहर कर दे, रिजल्ट जो भी शो हो, आपने जो भी सर्च किया है वो सर्च के अलावा बाकी सब कुछ रिजल्ट में हो, लेकिन आपने जो सर्च किया है वो ना हो, यानी एक्सक्लूड अ टर्म और फ्रेज फ्रॉम अ सर्च, यानी जो भी आप खोज कर रहे हैं यानी कि सर्च कर रहे हैं उस वाक और फ्रेज को आउट कर दें, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर का पर्पस। तो ये था आपका नॉट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेंट द इंफॉर्मेशन सर्च एंड और नॉट आर, इसके बारे में आपको बताना है ये क्या है। तो बेसिकली ये लॉजिक डिफरेंस है, तार्किक अंतर है एक तरह का। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था 25 क्वेश्चन। देखिए नॉर ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि नहीं ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और ऐप के अंदर भी चैट में जाके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पे लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे मौजूद है आपके यूजीसी नेट का कोर्स। हालांकि अभी नहीं ये पब्लिश हुआ है, लेकिन इस वीक आपको पब्लिश हो जाएगा। और इसके अलावा केवीएस एनवीएस के लिए मैराथन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, यानी कि एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग जो एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, टोटल 5000 एमसीक्यूज मैं कवर करूंगा। और 5000 एमसीक्यूज में आप देखेंगे यूजीसी नेट, जो भी 20 ईयर का यूजीसी नेट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर केवीएस का क्वेश्चन कवर करेंगे, एनवीएस का क्वेश्चन कवर करेंगे, इसरो और डीआरडीओ और हाई कोर्ट में कुछ एग्जाम हुए हैं, उत्तराखंड में एग्जाम हुए हैं, राजस्थान एग्जाम हुए हैं, डीएसएसबी हुए हैं, ये सभी का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन पेपर कवर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन टर्मिनोलॉजी को समझना, उन इंडिविजुअली जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी ऑप्शन है, उसको हम लोग कैसे समझे, कैसे उस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो, ये मायने रखता है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप रट सकते हैं, लेकिन चीज़ें समझनी जरूरी होती है, नहीं तो आपको याद रहता नहीं है। जैसे ऑपरेटर के बारे में ही आप समझ लिए तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ लग गया होगा कि हाँ कब एक्सक्लूड होगा, कब इंक्लूड होगा, कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा से लग गया होगा। तो इसके बाद आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे कि इसमें हम करेंगे, और आप ऑप्शन मारेंगे, मे भी आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।